चैन से सोना है तो जाग जाओ, नहीं पढ़ना है तो भाग जाओ। नहीं यार, मजाक कर रहा था, पढ़ना जरूरी है, पढ़ लो। तो मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैंगेट ब्रेन्स में। तो हम बेसिकली क्लास 10th में अपना चैप्टर प्रोबेबिलिटी देख रहे थे और प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत हम पार्ट 4 में बहुत सारी मिसलेनियस की वैरायटी को कवर कर रहे थे। तो अभी तक हमने मिसलेनियस में 13 सवालों को कवर कर लिया है सर। ये हमारा 14th क्वेश्चन होने वाला है। तो देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। लेकिन एक शानदार, जानदार, मजेदार, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सवाल। और इस सवाल की भी वैरायटी हमारे लास्ट सवाल जैसी है सर। यानी कि इस सवाल के अंदर भी आपको प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज बता दी गई हैं और आपसे किसी अननोन डेटा की वैल्यू पूछी जा रही है। लेकिन इस सवाल में और लास्ट सवाल में थोड़ा सा फर्क है। कैसा फर्क है सर? तो लास्ट सवाल के कंपैरिजन में जो ये वाला सवाल है ना सर, ये सवाल ज्यादा बढ़िया सवाल है, ज्यादा अच्छा सवाल है, ज्यादा इंप्रूव्ड वर्जन का सवाल है। तो किस तरीके से ये इंप्रूव्ड वर्जन है और इस इंप्रूव्ड वर्जन को कैसे टैकल करना है, सब कुछ सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है कि अ जार कंटेन्स 54 मार्बल्स, ईच ऑफ विच इज ब्लू, ग्रीन और व्हाइट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडम फ्रॉम द जार इज 1/3 and the probability of selecting a green marble at random is 4/9. How many white marbles does the jar contains? अब यहां पे बिना टाइम वेस्ट किए अपने सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं। तो जितना कहूंगा बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना सर। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक में सवाल ने हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। तो इस पोर्शन में सवाल हमें बता रहा है सर कि एक जार है और इस जार के अंदर 54 मार्बल्स हैं सर। सवाल हमें बता रहा है कि इस जार के अंदर 54 कंचे हैं सर, 54 कंचे हैं सर। और साथ साथ आपको सवाल ने यह भी बता दिया है कि ये जो 54 कंचे हैं सर, ये 3 कलर्स में डिवाइडेड है। ये कंचे ब्लू कलर, ग्रीन कलर और व्हाइट कलर में डिवाइडेड है सर। तो 54 में कितने कंचे ब्लू कलर के कंचे हैं, यह सवाल ने आपको नहीं बताया। 54 कंचों में कितने कंचे ग्रीन कलर के कंचे, यह भी सवाल ने आपको नहीं बताया। 54 कंचों में कितने कंचे व्हाइट कलर के कंचे हैं, यह भी सवाल ने आपको नहीं बताया। कुल मिलाके इस पोर्शन में सवाल आपको कह रहा है कि एक जार है और इस जार के अंदर 54 कंचे हैं जो कि 3 कलर्स में डिवाइडेड है। ये कंचे ब्लू, ग्रीन और व्हाइट कलर्स में डिवाइडेड है। किस कलर के कितने कितने कंचे हैं, यह सवाल ने आपको जानकारी नहीं दी है सर। और फाइनली सवाल आपसे यह पूछ भी रहा है कि मेरे को बताओ कि इन 54 कंचों में से कितने कंचे व्हाइट कलर के कंचे हैं। फाइनली लास्ट की तरफ सवाल आपसे पूछ भी रहा है सर कि आप मेरे को बताओ कि इन 54 कंचों में से कितने कंचे व्हाइट कलर के कंचे। क्लियर है? अब देखो आपको यहां पे प्रोबेबिलिटीज क्या क्या गिवन है, ध्यान से सुनना। तो सवाल आपको कहता है सर कि अगर इन कंचों से भरे हुए जार में से मैं रैंडमली एक कंचा बाहर निकालता हूं तो वो एक रैंडम कंचा एक ब्लू कलर का कंचा होगा। इस बात की संभावना, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अगेन सवाल कहता है सर कि अगर मैं इन कंचों से भरे हुए जार में से रैंडमली एक कंचा बाहर निकालता हूं तो वो एक कंचा एक ग्रीन कलर का कंचा होगा। इस बात की संभावना, इस बात की प्रोबेबिलिटी 4/9 है सर। तो जितनी जानकारी सवाल में थी सब कुछ डिस्कस कर लिया सर। अब यहां पे सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब देखो इस सवाल को भी हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड पे बात करेंगे। सबसे पहले मेथड के साथ यहां पे कहानी को स्टार्ट करते हैं सर। अब सबसे पहले मेथड में हम ऑलरेडी क्लास 9th में प्रोबेबिलिटी के पढ़े गए एक बहुत शानदार कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे सर। तो सबसे पहले हम उस कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उस कंसेप्ट को यहां पे कैसे अप्लाई करना। अब देखो हमने प्रोबेबिलिटी का वो कौन सा शानदार कंसेप्ट क्लास 9th में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था सर कि अगर आप किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर तरीके से आउटकम को डिफाइन करने के बाद उसके सारे पॉसिबल आउटकम्स को लिख लेते हो और वो सारे पॉसिबल आउटकम्स को उसके बाद अगर आप एक एक इवेंट मान लेते हो और उन सारे इवेंट्स के अकरेंस की प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हो, तो जब आप उन सारी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ोगे, जब आप उन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे तो वो जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 के बराबर आएगी। क्या मैंने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा सर कि अगर आप किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर तरीके से आउटकम को डिफाइन करने के बाद अगर सारे पॉसिबल आउटकम्स को लिख लेते हो और उन सारे आउटकम्स को एक एक इवेंट मानने के बाद अगर आप हर एक इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटीज को निकाल लेते हो
तो जब आप सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे, जब आप सारी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ोगे सर, तो वो वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी सर। इस बात को यहां पे टेस्ट करते हैं, तो ध्यान से सुनना। इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी। मान लो सबसे सिंपल एग्जांपल में, सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं टॉसिंग ऑफ कॉइन का, यानी कि मैं एक अनबायस सिक्के को टॉस कर रहा हूं सर। तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं? तो आप कहोगे सर कि अगर आप एक अनबायस सिक्के को टॉस करोगे तो एक पर्टिकुलर तरीके से आउटकम को डिफाइन करने के बाद या तो आपका आउटकम हेड आ सकता है सर, या फिर टेल आ सकता है। तो एक पर्टिकुलर तरीके से आउटकम को डिफाइन करने के बाद हमने अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी कि टॉसिंग ऑफ एन अनबायस्ड कॉइन के सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख लिया। मैंने आपको क्या कहा था कि अब अगर आप इन आउटकम्स को एक एक इवेंट मानने के बाद इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लोगे और जब प्रोबेबिलिटीज को जोड़ोगे तो वो हमेशा 1 के बराबर आएगी। अभी देख लेते हैं सर। तो मान लो इन दोनों आउटकम्स को मैंने एक एक इवेंट बना दिया। अब मैं इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालो, यानी कि सबसे पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे बात कर लेते हैं सर कि मैं जो सिक्का उछालूंगा वो जब गिरेगा तो उस पे हेड आना चाहिए। इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बड़ा आसान सवाल था सर, ऑलरेडी सीख के आ रहे हैं। इसकी वैल्यू हो जाती है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/2। अगेन दूसरे इवेंट के अकरेंस की बात कर लेते हैं सर, यानी कि मैं जो सिक्का उछालूंगा वो सिक्का जब गिरेगा सर तो टेल आना चाहिए। इस बात की क्या संभावना, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? अगेन बता दोगे सर 1/2 ही होता है। तो सर की बताई गई बात के हिसाब से मैंने अपने सारे पॉसिबल आउटकम्स को इवेंट मानने के बाद प्रोबेबिलिटी निकाली। अब सर ने कहा था जब आप सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे तो हमेशा 1 के बराबर आएगा। नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है सर। 1/2 + 1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। अगला एग्जांपल देखते हैं सर। मान लो अब मैं डाइस वाला एग्जांपल लेता हूं। अब मेरा यहां पे रैंडम एक्सपेरिमेंट ये है सर कि मैं अपने डाइस को एक बार रोल कर रहा हूं। मेरे पास एक डाइस है और उसको मैं एक बार रोल कर रहा हूं सर। तो एक पर्टिकुलर तरीके से आउटकम को डिफाइन करने के बाद आपके क्या क्या आउटकम आ सकते हैं सर? तो आप कहोगे 1 आ सकता है डाइस को रोल करने के बाद, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है सर। यानी कि यही 6 पॉसिबिलिटीज बनती है। तो अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी कि रोलिंग ऑफ अ अनबायस्ड क्यूबिकल डाई, हमारे यही सारे आउटकम्स की पॉसिबिलिटी बनती है एक पर्टिकुलर तरीके से आउटकम को डिफाइन करने के बाद सर। अब यहां पे मैंने आपको क्या कहा था? अपने हर एक आउटकम को एक एक इवेंट मानने के बाद आप उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो देखो क्या हो जाएगा। तो सर अपने सबसे पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे बात कर लेते हैं, यानी कि मैं वो जो एक डाई को रोल करूंगा तो डाई के रुकने के बाद ऊपर वाले फेस पे नंबर 1 आना चाहिए। इस बात की क्या संभावना बता दोगे? फटाफट जवाब आना चाहिए सर। आप तुरंत कह दोगे सर इस बात की संभावना, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। कैसे होगी? ऑलरेडी सीख के आ रहे हैं। अगेन दूसरी इवेंट पे बात करते हैं सर, यानी कि मैं अपने डाई को रोल करूं तो डाई के रुकने के बाद ऊपर वाले फेस पे 2 आना चाहिए। इस बात की संभावना क्या बता दोगे? अगेन 1/6। अगेन रोल करने के बाद डाइस के रुकने के बाद ऊपर वाले फेस पे 3 आना चाहिए। इस बात की भी संभावना क्या बता दोगे? 1/6। इस बात की भी क्या बता दोगे? 1/6। इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6। तो हमने अपने सारे पॉसिबल आउटकम्स को इवेंट मानने के बाद उनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल ली। तो सर ने कहा था जब आप अपनी सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे तो 1 आएगा ही आएगा। देख लेते हैं सर। तो डिनोमिनेटर में 6 हो गया, न्यूमरेटर में 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6। 6/6 कितना आ गया सर? 1 नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है सर। क्लियर हो गया। अब मान लो इसी एक्सपेरिमेंट के लिए एक दूसरे तरीके से आउटकम को डिफाइन करता हूं, तो फिर से ध्यान से सुनना। यानी अभी भी मेरा एक्सपेरिमेंट यही है सर कि मैं एक सिंगल डाई को रोल कर रहा हूं। अब यहां पे मैंने जो तरीके से डिफाइन किया सर, उस हिसाब से मैं सारे पॉसिबल आउटकम्स को लिख रहा हूं। तो बड़े ध्यान से सुनना। यानी डाइस के रुकने के बाद ऊपर वाले फेस पे एक इवन नंबर आना चाहिए, या फिर मेरे डाइस के रोल करने के बाद रुकने के बाद ऊपर वाले फेस पे एक ऑड नंबर आना चाहिए। तो सर एक पर्टिकुलर तरीके से अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को डिफाइन करने के बाद जितने पॉसिबल आउटकम हो सकते थे वो यहां पे मैंने आपके सामने लिख दिए सर, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब मेरा डाइस रुकेगा तो या तो ऊपर वाले फेस पे एक इवन नंबर आएगा या तो एक और नंबर आएगा सर। तो एक पर्टिकुलर तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट के आउटकम को डिफाइन करने के बाद जितने पॉसिबल आउटकम हो सकते थे वो यहां पे मैंने लिख डाले हैं सर। अब अपने आउटकम्स को इवेंट मानने के बाद इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं।
तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालना भी ऑलरेडी सीख के आ रहे हैं सर। इसके लिए क्या हो जाएगी, इसके लिए हो जाएगी सर 3/6 यानी कि 1/2। इसके लिए भी हो जाएगी सर 3/6 यानी कि 1/2। यानी कि जब मेरा डाइस रुक जाए तो उस पे एक इवन नंबर आना चाहिए। इस बात की संभावना कितनी आती है, याद करो सर, 1/2। कैसे सर, बड़ी आसानी से देख सकते हो। इनमें कितने इवन नंबर दिख रहे हैं सर, तो कहोगे 1, 2 और 3 इवन नंबर, यानी कि 3/6 यानी कि 1/2। अगेन आपके डाइस के रुकने के बाद ऊपर वाले फेस पे एक ऑड नंबर आना चाहिए। तो इनमें कितने ऑड नंबर दिख रहे हैं सर, तो 1, 2 और 3, यानी कि अगेन प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/6 सिंप्लीफाई करेंगे 1/2। तो सर की बताई गई बात के हिसाब से अपने आउटकम्स को एक पर्टिकुलर तरीके से डिफाइन करने के बाद मैंने सारे पॉसिबल आउटकम्स को इवेंट मानने के बाद उनकी प्रोबेबिलिटीज निकाली। तो सर ने कहा था कि आपकी प्रोबेबिलिटीज का जोड़ हमेशा 1 के बराबर आएगा ही आएगा। नहीं आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है सर, फिर से हमें यहां पे दिख रहा है, ये क्लियर है। अब देखो, इनफैक्ट यहां पे आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। कौन सा पॉइंट सर, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि याद है मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की एक प्रॉपर्टी बताई थी। क्या प्रॉपर्टी बताई थी सर, मैंने आपको कहा था कि हमारे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के जो प्रोबेबिलिटीज का सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। वो एक्चुअली में यहीं से आया है सर। क्यों, क्योंकि याद रखना कभी भी किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए जब आप दो इवेंट को इस तरीके से डिफाइन करते हो कि एक इवेंट ई हो जाए और दूसरा इवेंट नेगेशन ऑफ ई हो जाए यानी कि नॉट ई हो जाए, तो ये जो दोनों इवेंट का पेयर होता है ना सर, ये एक्चुअली में एक पर्टिकुलर तरीके से आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम की डेफिनेशन हो जाती है और ये आपके आउटकम्स की सारी पॉसिबिलिटीज हो जाती है। यानी कि एक्चुअली में इस तरीके से अपने दो इवेंट्स को डिफाइन करने के बाद ये जो दो इवेंट्स होंगे ना, वो हमेशा आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, अभी चेक करके दिखाता हूं, ध्यान से सुनना सर। मान लो मैं सबसे पहले एक सिंगल कॉइन के टॉस की बात कर लेता हूं। अब देखो मैं अब कैसे अपने आउटकम को डिफाइन कर रहा हूं। तो अब मैं अपने आउटकम को इस तरीके से डिफाइन करने के बाद अपने आउटकम्स को लिख रहा हूं कि मेरा जब सिक्का नीचे गिरे तो हेड आना चाहिए, मेरा जब सिक्का नीचे गिरे तो हेड नहीं आना चाहिए, नॉट हेड, हेड नहीं आना चाहिए। क्लियर हो गया। अब देखो, तो मैंने एक पर्टिकुलर तरीके से अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को डिफाइन करने के बाद जितने पॉसिबल आउटकम हो सकते थे वो लिख लिए। ये गलत लिखा है क्या, बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं सिक्का उछालूंगा और सिक्का नीचे गिरेगा तो या तो हेड आएगा या तो हेड नहीं आएगा। यानी कि जितने आउटकम की पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो लिख ली। कोई तीसरी पॉसिबिलिटी भी होगी क्या, नहीं होगी सर। तो सर ने जो बात बताई थी फिर से देखो अप्लाई हो जाएगी। अब देखो, तो सर ने बताया था कि सारे पॉसिबल आउटकम्स को इवेंट मानने के बाद जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे और प्रोबेबिलिटी को जोड़ोगे तो हमेशा 1 के बराबर आएगा। देखो यहां पे इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या बताते थे, 1/2। इसके लिए भी 1/2 हो जाएगी सर। क्यों, हेड नहीं आना चाहिए, हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है टेल आएगा। टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, 1/2। ऐड करके देखो 1 नहीं आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है सर। यानी कि ये वाली जो बात हमने सीखी थी सर कि हमारे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है, वो एक्चुअली में यहीं से आई है सर, वो एक्चुअली में यहीं से आई है सर। एक और सवाल के अंदर इस इवेंट ई और नॉट ई का कंसेप्ट आपको दिखाता हूं। मान लो डाइस के सवाल में दिखाता हूं कि मैंने एक डाइस को रोल किया और इस तरीके से मैं अपने इवेंट और इसके नेगेशन को देखो कैसे डिफाइन कर रहा हूं। मैं मान लो कह रहा हूं कि डाइस के रुकने के बाद ऊपर वाले फेस पे 4 आना चाहिए और दूसरा इवेंट में डिफाइन कर रहा हूं कि डाइस के रुकने के बाद ऊपर वाले फेस पे 4 नहीं आना चाहिए, नॉट कमिंग 4, 4 नहीं आना चाहिए। तो क्या ये आपके पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स नहीं है, सोच के बताना थोड़ा। क्या ये आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को एक पर्टिकुलर तरीके से डिफाइन करने के बाद सारे पॉसिबल आउटकम्स नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल है सर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। मेरे डाइस के रुकने के बाद या तो नंबर 4 आएगा या तो नंबर 4 नहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है सर, मेरे डाइस के रुकने के बाद ऊपर वाले फेस पे या तो नंबर 4 आएगा या तो नंबर 4 नहीं आएगा। यानी कि एक पर्टिकुलर तरीके से अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को डिफाइन करने के बाद यहां पे मैंने अपने सारे पॉसिबल आउटकम्स को लिख लिया है। अब फिर से अगर मैं अपने आउटकम्स को इवेंट मानने के बाद इनकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो देखो क्या कहानी होगी, बड़े ध्यान से सुनना। तो सर 4 आना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर, 1/6। 4 नहीं आना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तुरंत कहोगे सर 4 नहीं आना चाहिए। यानी कि ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है।
कुल मिला के इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सर 5/6 हो जाएगी सर। क्लियर हो गया? फिर से आप अपने सारे पॉसिबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड करके देखो कितना आ रहा है सर, 5 + 1 6/6, यानी कि फिर से अल्टीमेटली 1 ही निकल के आ रहा है। तो इस बात को हमेशा याद रखना और गांठ बांध लेना कि आपके ये जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का कंसेप्ट आता है ना, वो एक्चुअली में यहीं से आया है। एक्चुअल कंसेप्ट क्या है सर? जो हमने 9th में सीखा था, एक्चुअल कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आप किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर तरीके से आउटकम्स को डिफाइन करने के बाद, अगर उन सारे आउटकम्स को एक एक इवेंट बनाने के बाद उन इवेंट्स के अकरेंस की जब प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे, तो सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा, सारी प्रोबेबिलिटीज का जो जोड़ होगा, वो हमेशा 1 के बराबर आएगा ही आएगा। इस बात को अपने लैंग्वेज में कॉपी पे नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो सर। क्लियर हो गया? फंडा यहां पे क्लियर हुआ। अब देखो इसी फंडे का इस्तेमाल मैं इस सवाल में करूंगा। कैसे करूंगा समझते हैं, ध्यान से सुनना। तो यहां पे जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है सर, उसके हिसाब से देखो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं सर। तो ऑब्वियस ही बात है, मैं वो जो एक बॉल बाहर निकालूंगा जार में से, वो या तो ब्लू कलर का बॉल होगा, वो या तो ग्रीन कलर का बॉल होगा, या तो वो व्हाइट कलर का बॉल होगा। मुझे पता है कि मेरे जार के अंदर यही 3 कलर के बॉल हैं। तो अगर यही 3 कलर के बॉल जार के अंदर है सर, और अगर आप रैंडमली जार में हाथ डाल के एक बॉल नहीं, मार्बल, बॉल नहीं यहां पे मार्बल, यानी कि सर अगर आप अपने जार में हाथ डाल के रैंडमली एक मार्बल को बाहर निकाल रहे हो सर, तो वो मार्बल, वो कंचा, ऑब्वियस सी बात है, या तो ब्लू कलर का कंचा होगा, या तो वो ग्रीन कलर का कंचा होगा, या तो वो व्हाइट कलर का कंचा होगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी आपको दिखती है क्या? इसके अलावा कहोगे सर और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी कि मैंने अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर तरीके से आउटकम को डिफाइन करने के बाद जितने पॉसिबल आउटकम हो सकते थे सारे लिख दिए। अब सर ने कहा था कि अगर आप अपने सारे पॉसिबल आउटकम को एक एक इवेंट मानने के बाद उन इवेंट्स के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के बराबर होगा ही होगा सर। अप्लाई करते हैं, यानी कि इसको भी इवेंट मान लिया, इसको भी इवेंट मान लिया, इसको भी इवेंट मान लिया। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहली इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे बात कर लेते हैं। यानी कि वो जो एक कंचा मैं अपने जार में से बाहर निकालूंगा, वो एक ब्लू कलर का कंचा होना चाहिए। इस बात की क्या संभावना है? तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है, क्योंकि ये डाटा तो ऑलरेडी आपको बता दिया गया, आपको ऑलरेडी बता दिया गया सर कि वो जो एक कंचा मैं रैंडमली जार में से बाहर निकालूंगा, वो एक ब्लू कलर का कंचा होगा। इस बात की संभावना आपको ऑलरेडी बता दी गई है। कितनी है? 1/3। अगेन ग्रीन के लिए बात कर लेते हैं, यानी कि वो जो एक कंचा मैं रैंडमली जार में से बाहर निकालूंगा, वो एक ग्रीन कलर का कंचा होगा। इस बात की भी संभावना आपको गिवन है। कितनी है सर? 4/9। अब यहां पे तीसरा क्या है सर कि वो जो एक कंचा मैं रैंडमली बाहर निकालूंगा, वो एक व्हाइट कलर का कंचा होना चाहिए। इस बात की संभावना क्या होगी? ध्यान से सुनना। तो मुझे बहुत अच्छे से प्रोबेबिलिटी निकालना आता है डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब आपके साइड से जवाब आना चाहिए कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो कहोगे सर कि अगर मैं इन कंचों से भरे जार में से रैंडमली एक कंचा बाहर निकालता हूं, तो वो एक कंचा इन 54 कंचों में से कोई भी एक कंचा हो सकता था। आप कहोगे सर आप वो जो एक कंचा इन कंचों से भरे जार में से बाहर निकालोगे, वो एक कंचा इन 54 कंचों में से कोई भी एक कंचा हो सकता था। यानी कुल मिला के मेरे पास 54 पॉसिबिलिटीज है। तो इन टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं सर? 54। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब आपके इवेंट की रिक्वायरमेंट क्या है सर? मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है कि वो जो एक कंचा मैं बाहर निकालूं, वो एक सफेद कलर का कंचा होना चाहिए, वो एक सफेद कंचा होना चाहिए सर। तो न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में क्या बता दोगे? आप तुरंत कहोगे सर कि आपके जार के अंदर जितने सफेद कलर के कंचे होंगे वही तो मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा। मुझे पता है सर इस कंडीशन में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स इन द जार। यही हो जाएगा सर, क्योंकि मेरे जार के अंदर जितने भी व्हाइट कलर के मार्बल्स होंगे, अगर मैं उनमें से कोई भी एक मार्बल बाहर निकाल लेता हूं, तो क्या मेरा काम नहीं होगा? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं उस बात को, ध्यान से सुनना सर। ऑब्वियस सी बात है कि मेरे इन 54 कंचों से भरे जार में जितने भी व्हाइट कलर के मार्बल होंगे, उन मार्बल्स में से अगर मैं किसी एक मार्बल को बाहर निकाल लेता हूं, तो क्या मेरा काम नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट ही यह है कि मेरा वो जो एक कंचा बाहर आना चाहिए, वो एक सफेद कंचा होना चाहिए। तो न्यूमरेटर में क्या बता दोगे? नंबर ऑफ व्हाइट कलर्ड मार्बल्स, जो कि आपको निकालना और आपको पता है नहीं।
तो जो चीज पता नहीं है सर उसको x मान लेंगे, जो चीज पता नहीं है सर उसको कोई वेरिएबल मान लेंगे, x मान लेंगे। मान लो तो आपने मान लिया कि नंबर ऑफ व्हाइट कलर्ड मार्बल्स इन द जार इज इक्वल टू x। अगर ऐसा है तो आपके मानने के हिसाब से अब आप कह सकते हो कि वो जो एक कंचा मैं बाहर निकालूं वो एक व्हाइट कलर का कंचा होगा। इस बात की संभावना x/54 हो जाएगी, नहीं होगी क्या कहोगे? बिल्कुल होगी सर। क्लियर है? ये फंडा सभी को क्लियर है और सर ने सिखाया था कि ये सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। उड़ गया सवाल धुएं में सर। अब आपके पास क्लियरली दिख रहा है सर, इस फॉर्मेट में एक अननोन है, क्या सॉल्व करके नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। तो सर पहले एलसीएम लेंगे, तो 3, 9 और 54 का एलसीएम लेंगे। तो मैंने आपको एक एलसीएम लेने का शॉर्टकट सिखाया था। क्या कहा था? मैंने कहा था कभी भी नंबर्स का एलसीएम लेना है, टाइम ना हो एग्जाम में, कम हो या लग रहा है ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो क्या दिमाग लगाओगे? उन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर ढूंढोगे और एक एक करके ये चेक करोगे कि बाकी नंबर्स उससे कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है सर? 54। तो सबसे पहले 54 वन जा क्या हो जाएगा सर? 54 ही होगा। तो पहले देख लेते हैं ये 54 बाकी नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। तो अब तुरंत कहोगे सर 54 को 3 भी डिवाइड कर देगा, सही बात है, डिविजिबल है। 54 को 9 भी डिवाइड कर देगा, 9 6 जा 54, डिविजिबल है। और 54 तो 54 से डिविजिबल है, यानी कि सर तीनों बात सेटिस्फाई होगी। तो सीधे बिना किसी मेहनत के कह सकते हैं कि मेरा एलसीएम क्या है सर? 54 है सर। क्लियर है? अब एलसीएम 54 हो गया तो यहां पे 3 कितना टाइम्स जाओगा सर? तो 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 प्लस आगे, इसलिए कहता हूं 20 तक का टेबल याद रखना कि फटाफट जवाब आए। अब देखो आगे, 9 6 जा 54, 6 4 जा 24 प्लस यहां पे तो x का x ही रह जाएगा बराबर यहां पे 1। अब यहां पे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं सर, ध्यान से सुनना। तो यहां पे हो गया 24 प्लस 20 कितना हो जाता है सर? 44 माइनस 2 42। तो 42 प्लस x डिवाइडेड बाय 54 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो 42 प्लस x बराबर यहां पे 54, x बराबर 42 को उस तरफ भेज दो सर, तो 54 माइनस 42 बराबर कितना आ गया सर? 12 निकल के आ गया। x क्या माना था आपने? तो आपके जार के अंदर जितने सफेद कंचे हैं उन्हीं की संख्या को, उन्हीं के टोटल को आपने x माना था, जो कि निकल के आ गया है 12। यानी कि आपके जार के अंदर 12 कंचे हैं जो कि सफेद कलर के हैं। निकाल लिया सर हमने। फंडा समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए सर। इतना क्लियर हुआ मेथड नंबर 1। अब देखो, अब यहां पे ना आप अपने लास्ट वाले सवाल को भी इसी मेथड से बना सकते थे। यहां पे आप अपने लास्ट वाले सवाल को भी बिल्कुल इसी मेथड से बना सकते थे। आप चाहो तो बना के देख लो। ध्यान से देखना सर, लास्ट वाले सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना। तो यहां पे एक बार डाटा रिकॉल कर लेते हैं, लास्ट वाले सवाल में क्या था, ताकि हमें थोड़ी आसानी हो। क्या डाटा था सर? तो ग्रीन की दी थी 2/3, चलो ठीक है, दिमाग में रहेगा। ग्रीन की दी थी 2/3 सर, तो ग्रीन और ब्लू था, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी थी 2/3, कितने ब्लू बॉल से ये निकालना है सर। देखो यहां पे भी यही दिमाग लगाएंगे। अब इसी मेथड को यहां पे अप्लाई करके देखते हैं कि सर की बताई गई बात के हिसाब से अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए मैं यहां पे क्या करूंगा सर, इनमें से रैंडमली किसी एक कंचे को बाहर निकालूंगा। अब देखो, तो इस पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट में अगर मैं आपसे पूछूं सर, एक पर्टिकुलर तरीके से आउटकम को डिफाइन करने के बाद जितने पॉसिबल आउटकम हो सकते लिखो, तो सवाल के सिचुएशन के हिसाब से, सवाल में जो डेटा गिवन है, जो चीजें पूछी जा रही है उसके हिसाब से मैं बता सकता हूं सर। ध्यान से सुनना, क्या मैं बता सकता हूं सर कि मैं वो जो एक कंचा बाहर निकालूंगा, या तो वो ग्रीन कलर का कंचा होगा या तो वो ग्रीन कलर का कंचा नहीं होगा। अब ये जो मैंने बात बोली है, क्या ये मेरे सिचुएशन के सारे पॉसिबल आउटकम्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? आप कहोगे बिल्कुल कर रहा है सर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उन 24 कंचों से भरे हुए जार में से अगर आप रैंडमली किसी एक कंचे को बाहर निकालते हो, और चूंकि आपको पता है कि आपके जार के अंदर 2 ही कलर के कंचे हैं, तो या तो वो कंचा ग्रीन होगा या तो वो कंचा ग्रीन नहीं होगा सर। ऑब्वियस सी बात है, वो जो एक कंचा बाहर निकालोगे या तो वो ग्रीन होगा या तो वो ग्रीन नहीं होगा। इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी भी है नहीं सर। तो अपने लास्ट सवाल के सिचुएशन के हिसाब से एक पर्टिकुलर तरीके से आउटकम को डिफाइन करने के बाद हमने जितने पॉसिबल आउटकम हो सकते थे वो लिख लिए। अब देखो यहां पे इसी बात को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, अगर वो कंचा ग्रीन कलर का नहीं होगा यानी कि वो ब्लू कलर का कंचा होगा, यानी कि वो ब्लू कलर का कंचा होगा। तो ये मेरे सारे पॉसिबल आउटकम्स है। अब सर ने बताया था कि अपने सारे पॉसिबल आउटकम्स की
आप इवेंट मानने के बाद जब उनकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के बराबर आएगा ही आएगा सर, ये सर ने बताया था। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आपको ऑलरेडी गिवन है 2/3 प्लस डिनोमिनेटर में सवाल के सिचुएशन के हिसाब से क्या हो जाएगा सर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो कि पिछले सवाल के सिचुएशन के हिसाब से 24 है सर, क्योंकि पिछले सवाल में आपके जार के अंदर 24 मार्बल्स थे, 24 कंचे थे। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, आपको पता तो है नहीं सर कि आपके जार में कितने ब्लू कलर के कंचे हैं। अब चूंकि आपको पता नहीं है कि आपके जार में कितने ब्लू कलर के कंचे हैं, तो उसको कुछ वेरिएबल एक्स मान लेते हैं सर। एक्स मान लिया बराबर यहां पे 1। अगेन सॉल्व करके देखो सर, अगेन सॉल्व करेंगे, फिर से दिमाग लगाओ। 3 और 24 के एलसीएम क्या बताओगे? सर ने सिखाया था बड़ा वाला नंबर चुनो और उसका टेबल एक एक करके पढ़ के देखो कि कहां पे सबसे पहले कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। तो 24 1 जा 24, तो सबसे पहले में 24 में डिविजिबल हो जा रहा है क्या? तो दिख रहा है सर 24 तो 24 से डिविजिबल है ही, साथ साथ 3 8 जा 24 भी होता है, तो सीधे सीधे दिख रहा है 24 एलसीएम हो जाएगा सर। न्यूमरेटर में 3 8 जा 24, 8 2 जा 16 हो गया, प्लस यहां पे कितना हो गया x बराबर यहां पे 1, अगेन 16 प्लस x बराबर 24, x बराबर 8 निकल के आ गया। और आपने x किसको माना है? तो आपने अपने नीले कलर के कंचों की संख्या को x माना था, जो कि अगेन आपने 8 निकाल लिया। देखो इसी मेथड से सेम रिजल्ट निकल के आ रहा है। मजा आया? क्या आना चाहिए। तो एक बहुत तगड़ा 9th का कंसेप्ट जो हमारे 10th में भी इस्तेमाल किया जा सकता है कई सारे सवालों में। तो आई होप इस कंसेप्ट की, इस मेथड नंबर 1 की पूरी कहानी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। इतना क्लियर है सर। अब यहां पे देखते हैं अपना मेथड नंबर 2, तो फिर से ध्यान से सुनते जाना सर। अब अपने मेथड नंबर 2 पे बात कर लेते हैं सर। तो कुल मिला के हमें सवाल ने बता दिया था कि एक जार है और इस जार के अंदर 54 मार्बल्स हैं, जो कि 3 कलर्स में डिवाइडेड हैं। कौन कौन से कलर्स में सर? तो ये जो 54 मार्बल्स हैं ये ब्लू, ग्रीन और व्हाइट कलर में डिवाइडेड है। सवाल ने आपको नहीं बताया कितने ब्लू कलर के मार्बल्स हैं, सवाल ने आपको यह भी नहीं बताया कि कितने ग्रीन कलर के मार्बल्स हैं, सवाल ने आपको यह भी नहीं बताया कि कितने व्हाइट कलर के मार्बल्स हैं। तो जो जो चीजें नहीं बताई है ना सर, उन सबको वेरिएबल मान लो। यानी कि आपको नहीं पता है सर कि इन 54 में कितने ब्लू कलर के मार्बल्स हैं, तो मैंने मान लिया कि इन 54 में एक्स मार्बल्स जो है सर ये ब्लू कलर में है। अगेन मैंने मान लिया कि इन 54 में वाई मार्बल्स ग्रीन कलर में है। अगेन मैंने मान लिया कि इन 54 मार्बल में जेड मार्बल्स जो है सर ये व्हाइट कलर में। अब इतना मुझे पता है सर कि ये तीनों कलर्स के पूरे मार्बल मिलाकर ही 54 मार्बल बन रहे हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं सर कि मैंने जो माना है उस हिसाब से मैं लिख दूंगा यहां पे कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी सर? तो कहोगे 54 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है सर कि ये सारे के सारे ब्लू मार्बल्स, ग्रीन मार्बल्स और व्हाइट मार्बल्स मिलाकर ही मेरे 54 मार्बल्स बन रहे हैं। यहां तक समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे देखो कैसे दिमाग लगाते हैं अपनी प्रोबेबिलिटी पे। सबसे पहली प्रोबेबिलिटी आपको क्या गिवन है सर? तो सबसे पहली प्रोबेबिलिटी आपको गिवन ये है कि अब अगर मैं इन 54 मार्बल्स से भरे हुए जार में से रैंडमली किसी एक मार्बल को बाहर निकालता हूं, तो वो एक मार्बल एक ब्लू कलर का मार्बल होना चाहिए। इस बात की संभावना सवाल ने आपको कितनी बताई सर? 1/3 है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना सर। आप अपने तरीके से भी तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते थे ना सर। जो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट सीखा है उस तरीके से भी तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते थे। आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते थे सर। निकाल के देखो थोड़ा। तो आपको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है सर? कि वो जो एक मार्बल मैं जार में से रैंडमली ड्रॉ करूं वो एक ब्लू कलर का मार्बल होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो कि ऑलरेडी हमने देख लिया है, कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं सर? तो कहोगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द जार इज इक्वल टू 54। कैसे आता है ये? अभी जस्ट आपको समझाया था मेथड नंबर 1 में। न्यूमरेटर में आता है सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब मेरी इवेंट की रिक्वायरमेंट क्या है सर? तो मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है कि वो जो एक मार्बल मैं बाहर निकालूंगा वो एक ब्लू कलर का मार्बल होना चाहिए। इस इवेंट को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स होंगे? तो आप कहोगे सर कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन दिस सिचुएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन द जार। और आपने मान लिया है सर, आपने अज्यूम कर लिया है कि आपके जार के अंदर एक्स ब्लू कलर के मार्बल्स हैं। तो न्यूमरेटर में क्या हो गया सर? एक्स। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इन एक्स ब्लू कलर के मार्बल्स में से कोई भी एक मार्बल को बाहर निकाल लेते हो
तो आपके इवेंट की जो रिक्वायरमेंट है सर वो फुलफिल हो जाएगी। इवेंट की रिक्वायरमेंट क्या है? इवेंट की रिक्वायरमेंट ये है कि वो जो एक मार्बल बाहर आना चाहिए वो एक ब्लू कलर का मार्बल होना चाहिए। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए सर। और इसी की प्रोबेबिलिटी तो सवाल ने आपको बता दी है, जो कि 1/3 के बराबर है सर। अब यहां से आप सॉल्व करके x निकाल सकते हो सर। तो 18 3 54, x की वैल्यू 18 निकल के आ गई। तो इस इक्वेशन में मुझे पता लग गया है सर कि x की वैल्यू 18 के बराबर है। अब इसी तरीके से अपने दूसरी प्रोबेबिलिटी P2 पे सोचना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है सर 4/9। अब किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है सर? तो यहां पे सवाल ने आपको बता दिया है कि वो जो एक मार्बल आप जार में से बाहर निकालोगे वो एक ग्रीन कलर का मार्बल होगा। इस बात की संभावना क्या होगी? तो सवाल ने बता दिया है कि इस बात की संभावना 4/9 है। और आप इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अपने नॉर्मल पढ़े हुए तरीके से भी निकाल सकते थे सर। तो तरीके से थोड़ा प्रोबेबिलिटी निकालो। तो डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो कि हमारे सवाल के सिचुएशन के हिसाब से 54 है। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब इस सिचुएशन में फटाफट मेरे को बताओ कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? तो आप कहोगे सर कि मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है कि वो जो एक मार्बल बाहर आना चाहिए वो एक मार्बल एक ग्रीन कलर का मार्बल होना चाहिए सर। तो इस इवेंट की रिक्वायरमेंट के लिए कितने फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे? तो कहोगे सर कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन दिस सिचुएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इन द जार, जिसको आपने सिचुएशन में y माना है सर। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इन y ग्रीन कलर के मार्बल में से कोई भी एक मार्बल बाहर निकालते हो, अगर आप इन y ग्रीन कलर के मार्बल्स में से किसी भी एक मार्बल को बाहर निकालते हो तो आपके इवेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, जो कि यह है कि वो जो एक मार्बल आप बाहर निकालोगे वो एक ग्रीन कलर का मार्बल होना चाहिए सर। तो इस सिचुएशन में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया सर? तो इस सिचुएशन में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इन द जार इज इक्वल टू y। समझ में आया क्या आया? और इसी की प्रोबेबिलिटी तो सवाल ने आपको सीधे सीधे बता दी थी, किसके बराबर है? 4/9 के बराबर है सर। तो 9 5 45, 9 6 54 कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 6 4 24। तो मैंने अपने y की भी वैल्यू निकाल ली सर। कितनी आ रही है? 24 आ रही है। y भी निकाल लिया, कितना आ रहा है? 24। कुछ दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिखना चाहिए। क्या दिख रहा है सर? आपको दिख रहा है कि एक इक्वेशन थी जिसमें x y z 3 अननोन थे, लेकिन 3 में से 2 अननोन की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल ली। अब क्या यहां से आप z नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हो सर। अब यहां पे फटाफट आप कह सकते हो सर कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 24 प्लस 18 कितना हो जाएगा? तो 42 हो जाएगा सर। 42 प्लस z बराबर यहां पे 54, तो z बराबर 54 माइनस 42 यानी कि 12। और z क्या था? तो आपने माना था कि आपके जार के अंदर z व्हाइट कलर के मार्बल से, जो कि आपने निकाल लिया, किसके बराबर आया? 12 के बराबर। तो फाइनली आपने कैलकुलेट कर लिया है कि आपके जार के अंदर 12 सफेद कलर के मार्बल्स है, 12 सफेद कंचे हैं। समझ में आया कि आप बिल्कुल आना चाहिए सर। आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से किसी भी मेथड से बनाओगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे सर। और दोनों मेथड इजी मेथड है, ऐसा कुछ नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, क्योंकि वो वाला मेथड भी बहुत इजी मेथड है। ऑलरेडी 9th के पढ़े हुए कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हमने उस वाले मेथड से इस सवाल को बनाया था सर। क्लियर हुआ फंडा? तो मजा आया होगा इस सवाल में। एक बहुत अच्छा सवाल और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सर। क्लियर है? तो हमारे सवाल की कहानी यहीं पे कंप्लीट होती है सर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस वैरायटी में दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आए हैं, कहीं पे भी किसी किस्म का डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे किसी भी किस्म का डाउट अराइज होता है सर, तो आप मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।